प्यारे दोस्तों साथियों को इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ अब्राहम रिकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जो था, जो अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे इस्लाम है, चाहे जूडिज्म है, इनका ओरिजिन जो है वो अब्राहम जो पैगंबर थे उनसे है। तो इसने उसको, क्योंकि ये झगड़ा तो इनके तीन के बीच में है, इसलिए इसको अब्राहम अकॉर्ड कहा गया, अब्राहम समझौता, अब्राहम के तीनों बच्चों के बीच में। मगर इसको अब्राहम अकॉर्ड को किसने मंजूर किया? वहाँ के हुक्मरानों ने, अरब के। और इजराइल का तो उसने कितना दिल से किया, कितना दिखावा किया। दिखावा ही जाने मैं मानूंगा, दिल से नहीं किया। दिल से क्या होता तो ये जब 2011 के बाद यूएस ने बहुत एफर्ट्स करके, कोशिश करके ये अरब के 5-6 मुल्कों में, वहाँ के रूरल्स मुल्कों में नहीं, आम आदमी से नहीं, आम आदमी को कौन पूछता है? जो हुक्मरान होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, चाहे शेख हो, चाहे बादशाह हो, किंग हो, वो और इजराइल का गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो। वो मैं समझता हूँ कि जो आवाम थी, जनता जो थी, पब्लिक जो थे, चाहे तो ईरान के थे, वो ईरान ने तो अब्राहम अकॉर्ड को कभी ज्वाइन ही नहीं किया। और उसके जो एसोसिएट्स हैं, हिजबुल्लाह हो, हमास हो या और कोई, उन्होंने कभी उसको ज्वाइन नहीं किया। मगर जैसे सऊदी अरबिया है और छोटे छोटे ये शेख हैं, वहाँ 5-6 है तो बहुत सारे, उन्होंने उसको रजामंदी दी, मगर जनता ने किसी ने नहीं दी। तो जो ये खाई पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन हुक्मरान और एक आवाम, बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। तो जो आम आदमी है, जनता है, उन्होंने, किसी ने अब्राहम अकॉर्ड को माना ही नहीं। जिन्होंने माना उन्होंने भी दिखावा किया, सच्चे दिलो दिमाग से नहीं माना उसे। कोई कहता माना तो झूठ है, फरेब है, बकवास है सब। अब जो ये बड़ी मुश्किल से यूएस ने कराया था अब्राहम अकॉर्ड, इसका क्या होगा? जो ये 12 दिन की लड़ाई हुई 13 जून से लगा के, और 22 जून को भी यूएस ने बॉम्ब किए 3 न्यूक्लियर साइट्स, उसका क्या होगा? अब हालांकि जो ये गल्फ में है, सऊदी अरबिया में है, यूएस के 15 से और 20 के बीच में, शायद 17-18 जगह पे उसके फौजी ठिकाने हैं, जहाँ पे एयरफोर्स भी है और तकरीबन 40-50 हज़ार फौजी भी हैं। मगर क्या ये 40-50 हज़ार फौजी वहाँ की आवाम को, जनता को कंट्रोल कर पाएंगे? बगावत पर उतर रही जो शेख है उसको कंट्रोल कर पाएंगे अमेरिका की मदद से? मैं नहीं समझता। इनको शेखों को छोड़ कर भागना पड़ेगा। जनता तो वहीं की वहीं रहेगी, अपनी जमीन पर रहेगी, अपने कबीलों में रहेगी, जनता कहीं नहीं जाएगी। ये शेख हैं, किंग्स हैं, इनको चाहे तो जॉर्डन का किंग हो, चाहे सऊदी अरबिया का किंग हो, इनको ही भागना पड़ेगा। चाहे जो अमीर हैं वहाँ के, इनको भागना पड़ेगा। अमेरिकन आर्मी इनको बचा नहीं सकती। तो अब्राहम अकॉर्ड जो है, मेरी निगाह में, क्योंकि वो हुक्मरानों के बीच में है, जिन्होंने जनता से कोई पूछा नहीं, वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, लोकतंत्र तो है नहीं। ये अमीर जो है इलेक्शन से इलेक्टेड नहीं है, ये वहाँ के रूलर्स। ये तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, हेरिडेटरी है, खानदानी है। तो मैं कहूँगा इनको खानदानी बदमाश है। मगर क्योंकि ये वहाँ पे ऑयल वगैरह मिल गया, नेचुरल रिसोर्स मिल गए, उसकी वजह से कामयाब है। मगर ये चीज़ एक है, ऑयल मिलना, पैसा मिलना,
कोई टैक्स नहीं है भाई किसी पे, जनता मौज करो, सब खुश है। मगर मॉरल करेक्टर वो भी कुछ चीज़ होती है। अब वो जो है, जो मटेरियल सुख सुविधाएं होती हैं उनसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो हो रहा है, ये इसके अंदर जो है ये हुक्मरानों का कोई परमानेंट है। दुनिया में परमानेंसी तो कोई होती ही नहीं है। इन दिस एंटायर वर्ल्ड नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। और उसी के मुताबिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है, पावर बैलेंस अब चेंज हो रहा है। यूएस भी कब तक, अब ये 12 to 20 बिलियन डॉलर्स का जो लॉस हुआ है इसराइल का 12 दिन की लड़ाई में, उसको भी एक तो आजकल इस मनी की बड़ी स्कैर्सिटी है। यूएस की भी कोई इकोनॉमिकल हालत अच्छी नहीं है, यूरोप की भी नहीं है। सबकी यूक्रेन की लड़ाई में 3.25 साल हो गए, उसमें बर्बाद हो गई है। इसराइल की इकोनॉमी गाजा में आदमियों की 50-55 हज़ार आदमी को मर्डर करते करते उसमें बर्बाद हो चुकी है। तो अगर जो उसको भी आप जोड़ लीजिए, जो 2.25 साल हो गए गजा में भी आदमी को मारने में, तो कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और फिर रीबिल्डिंग ऑफ इसराइल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये रीबिल्डिंग वो एक दिन में या एक महीने या 6 महीने में नहीं होती, इसमें कई साल लगेंगे। और वो तब लगेंगे जबकि पैसा आए कहीं से। इसराइल का तो सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी है नहीं कि इवन $5 बिलियन पैदा कर ले। यूरोप देने की हालत में नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत खर्च कर चुका। फिर उसको अपना जीडीपी का 2% बढ़ा के 5% करना डिफेंस पे अगले 10 साल में, तो कहाँ से देगा इसराइल को पैसा हो। यूएस की अपनी इकोनॉमी है, और फिर यूएस की आम जनता जो है इसराइल में लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, ना यूरोप की और ना ही यूएस की। तो वो लड़ने कौन जाएगा। इसराइल में जितने यहूदी हैं, जूस हैं, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है जूस की, यहूदियों की भी ईरान के अंदर है। और उनको सब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कि एक आम ईरानियन को, उससे ज़्यादा हैं। वहाँ की पार्लियामेंट में, मजलिस में उनके लिए सीट होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो जूस को डील करते हैं उनके लिए है। माइनॉरिटी की बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ईरान के अंदर। ये भी इंडिया में भी नहीं है उतना जितना कि ईरान के अंदर है। ईरान की डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी फार फार बेटर है, जहाँ तक जनता को माइनॉरिटी के राइट्स की जो है कि लीगल राइट्स की बात है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये मामला जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और रशिया चाइना हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। जो यूएस ने सैंक्शन लगाई थी ईरान के ऊपर 40 साल से वो फेल हो गई। तो फिर वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज होगा, शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस चेंज होगा वर्ल्ड में। तो मिडिल ईस्ट भी उससे अछूता नहीं बचेगा। कैसे बच सकता, नहीं बचेगा। जो 2011 में जो अरब स्प्रिंग्स हुई थी, चेंज तो वहीं से आ गई थी। अगर तो ये अरब स्प्रिंग इमरेट्स में होगी, कतर में होगी, सऊदी अरबिया में होगी, जॉर्डन में होगी, यूएई में होगी, फिर क्या होगा। ये शेख भाग के कहाँ जाएंगे, सब यूएस जाएंगे क्या। इजराइल तो जाएंगे नहीं। आपस में इनको बैठ के समझौता करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और जो ये तो इस्लामिक वर्ल्ड में मोहम्मद साहब के ज़माने से था, और शायद उनसे भी पहले था, कि किसी को मारते नहीं थे, उसका जो है खाना पानी, राशन पानी बंद कर देते थे, उसको घेर लेते थे। और वो जब मजबूर हो जाता था, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में भूखा प्यासा रह गए, तो समझौता करता था। तो वो जो ट्रेडिशन है, कस्टम और ट्रेडिशन,
एंड यूसेस ऑफ एनी सोसाइटी, वो किसी भी लॉ से ऊपर होते हैं। दे आर द सुप्रीम गार्डियन ऑफ द कंडक्ट एंड मॉरल ऑफ द कम्युनिटी। इसलिए भी इंडिया में भी जितने भी लॉ बने हैं, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना ब्रिटिश पर 1873 का, चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना 1882 का, 88, और चाहे इंडियन यूजमेंट एक्ट 1888, सब में लिखा हुआ है कि अगर जो किसी कम्युनिटी का कस्टम एंड यूसेस are different than the provisions of this law, then the customary uses will prevail over this law. तो ये तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना बड़ा डेमोक्रेटिक और इज्जत और मान दिया गया इंडिया के ट्रेडिशन और कस्टम और यूसेस को, सारी दुनिया में इसको दिया जाता है। तो अगर तो ये हुआ, फिर क्या होगा? अब आज जो है ये मुहर्रम का महीना चालू होगा, करबला की लड़ाई जो तकरीबन 1400 साल पहले लड़ी गई, 1400 साल यहाँ तकरीबन इतना ही होगा, 10-20 साल कम लगा लीजिए, तो लड़ाई गई है। वो इंसाफ की लड़ाई थी, उसूलों की लड़ाई थी। तो आज जो हम ये आज जून का महीना ख़त्म हो रहा है, तो मुहर्रम का महीना अब चालू होने हो गया है शायद, तो देखते हैं। मगर ये जो 12 दिन की लड़ाई है, इजराइल को पहली दफ़ा शिकस्त मिली जब इजराइल की ज़मीन पे वहाँ जाके मिसाइल गिरे हैं, आदमी मरे हैं, बिल्डिंगें टूटी हैं, डैमेज हुआ, डिफेंस सिस्टम डैमेज हुआ। तो उसकी भरपाई, और जो मॉरल करेक्टर होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो मेटेरियल डैमेज होते हैं वो उससे कहीं ऊपर होता है मॉरल करेक्टर। ये सारे नेता जो छुप गए, दुबक के बैठ गए, जनता के सामने नहीं आए, जबकि आना चाहिए था उन्हें। देखते क्या होता है। मुझे लग रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, शक्ति संतुलन चेंज होगा, पावर बैलेंस चेंज होगा, उसकी बिगनिंग जो है, शुरुआत जो है, वो ये मिडिल ईस्ट से होगी और ईरान और इजराइल से होगी। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर भी तो वहाँ नाइजीरिया और वहाँ पे माफ़ी उगांडा, ये कांगो और उसके दुश्मन का समझौता करवाया है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर इसमें गाजा में भी जो है इनका समझौता करा दूंगा ईरान का। अच्छा समझौता करा दे, मुबारक हो उनको। जुल्म सितम और जो जुल्म तो ख़त्म होना चाहिए। हालांकि उन्होंने, हमास ने गलती की थी, 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक किया था, मैं उसके सपोर्ट नहीं करता, वो गलत था, वो काम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था, ऐसी धोखाबाजी। मगर उसके लिए आम जनता को सजा दी जाए, वो तो किया था 200-400-500 आदमी ने किया होगा, 1000 आदमी ने किया होगा। आप उसके लिए 55,000 आदमी को मार दे, भूखा नंगा, भूखा प्यासा, ये तो जेनोसाइड है, कत्लेआम है। तो मैं इसको नहीं ठीक समझता। इंसानियत जो है सबसे पहली चीज़ है। तो ये जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होगा, उसका जो आगाज़ है वो इस 12 दिन की जून की लड़ाई जो 13 जून से चालू हुई थी और 24 जून को ख़त्म हो गई, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और शायद आगे आने वाले 50-60 साल में भी इसकी गूंज चलेगी। तो चलिए देखते हैं सच्चे दोस्तों क्या है। अमन शांति हो, यही तो सच्चाई है और यही तो जीवन है। तो यही जीवन तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।